का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि सरफेस टेंशन मतलब वही जैसे स्ट्रिंग में टेंशन, तो इसका यूनिट न्यूटन होगा नहीं, क्या होगा? न्यूटन पर मीटर होगा। तो हेडिंग वही फिर मैथमेटिकली हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या लिखेंगे इसके बारे में? फोर्स सरफेस टेंशन इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, it is defined as force per unit length on an imaginary line drawn on the surface of the liquid, सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब कहने का कि क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये उस इसके ये जो है किसी टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है ऑफ लिक्विड सरफेस। हम इसको ऊपर से देख रहे हैं लिक्विड को, लिक्विड अंदर भरा होगा, ठीक है ना। तो ये एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया, तो ये इमेजिनरी जो लाइन है इसका लेंथ कितना है, मान लेते हैं ये L है। तो जो सरफेस टेंशन होता है वो F/L होता है। अगर सरफेस टेंशन का यूनिट देखा जाए न्यूटन पर मीटर, और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि ये जो है वेक्टर होना चाहिए था, क्योंकि या तो फोर्स है या फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो उसके हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए? वेक्टर। लेकिन होता क्या है? स्केलर। इसलिए ये स्केलर इसलिए होता है क्योंकि जिस इमेजिनरी लाइन पर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ में एक्ट करता है वो परपेंडिकुलर करता है। तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि यही बात आया था प्रेशर में भी, कि प्रेशर भी स्केलर इसलिए था क्योंकि प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग, प्रेशर से जुड़ा हुआ जो फोर्स था वो केवल परपेंडिकुलर ही फोर्स था। उसी तरीके से ये भी इसलिए स्केलर है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो फोर्स आएगा उस लाइन पर, वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, उस लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा ये फोर्स, ठीक। तो यहां पर अगर देखा जाए तो फोर्स किसी एक साइड से देखा जाए तो एक साइड से फोर्स कितना हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा F इक्वल टू जो सरफेस टेंशन होगा, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ बताता है, और जितने लेंथ में फोर्स निकालना है उतने लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उतने फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा फोर्स ऑन इमेजिनरी नंबर ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है ये। अच्छा, डायमेंशन तो निकाल लेंगे बाकी। और अब जो है इसका यूज देखते हैं। जैसे आप लोग जो नीडल का बात किए थे कल, या एक प्रैक्टिकल थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। जैसे इस तरीके का वायर हो गया, वायर इस फ्रेम में हो गया, मुड़े उड़ेगा नहीं, मतलब सॉलिड वायर है मेटल का बना हुआ, इस फ्रेम में ऐसे हो गया। अब हम सॉफ्ट का फिल्म बनाते हैं, ठीक, सॉफ्ट फिल्म। कभी आप देखते होंगे कि एक सॉफ्ट फिल्म बनता होगा, आप कई जगह प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते होंगे। जैसे जो स्फेरिकल हो जाता है ना बबल, वो कभी कभी दो लाइन के बीच में आता है तो सरफेस बनाता है, प्लेन सरफेस बनाता है, ठीक ना, एक प्लेन सरफेस बनाता है। तो इसका मतलब कि उस सॉफ्ट बबल को हम
अब ऐसे भी आप बनाना हो ना तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मूवेबल वायर रख देते हैं, मतलब एक वायर जो है जो मूव कर सकता होगा। हम अगर ऐसे साबुन लगा करके हाथ में ऐसे बस ऐसे कर दें तो सॉफ्ट बबल बन जाएगा। कभी ऐसा भी देखे होंगे आप लोग, जब बहुत ज़्यादा ऐसे साबुन लगा लिया और इसको ऐसे ऐसे कर दिया तो फिल्म बन जाता है, सॉफ्ट फिल्म बन जाता है। अच्छा, जब पूरा सॉफ्ट फिल्म बनेगा तो इससे भी अटैच हो गया, ये वाला पार्ट तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, और ये जो है मूवेबल है। तो अब जब ये सॉफ्ट बबल बनाएंगे, इसमें सॉफ्ट फिल्म बनाएंगे, तो अब देखिए होगा क्या इसमें, इधर हो गया तो इससे अटैच रहेगा सॉफ्ट बबल फिल्म, सॉफ्ट फिल्म जो है अटैच रहेगा। अब इस वायर को ऐसे देखिए 3D में, इसी से अटैच, जैसे ये फ्रेम ऐसा था, ये ऐसे हम फिल्म बना लिए इसमें, तो वो जो सॉफ्ट फिल्म होता है वो इधर से भी कांटेक्ट में होगा, मतलब नीचे से भी कांटेक्ट में होगा, ऊपर से भी कांटेक्ट में होगा। इसमें कितना सेटिस्फाई है, जैसे जो सॉफ्ट बबल यहाँ पर ये ऐसे है, ऐसे हम जो है हाथ ऐसे फेरा तो यहाँ पे इस साइड से भी एक सॉफ्ट बबल निकल कर आएगा, मतलब दो सरफेस होंगे, सॉफ्ट बबल के दो सरफेस होंगे, इधर से और इधर से, सॉफ्ट बबल नहीं सॉफ्ट फिल्म होगा, हर जगह दो सरफेस होगा। ये जो मोबाइल वायर है वो यही है, ठीक। अब इसी से लगा हुआ फिल्म बना, फिल्म इसी से लगा हुआ बना, तो उस फिल्म का एक साइड इधर होगा, एक साइड इधर होगा, मतलब इस फिल्म का एक साइड इधर से जुड़ा होगा और एक इधर से जुड़ा होगा। बहुत पतला फिल्म होगा वो, जैसे ये डायमीटर लिया हुआ है ना, ये डायमीटर है, तो इतना मोटा फिल्म नहीं होगा, इतना मोटा फिल्म नहीं होगा, वो होगा तो पतला फिल्म होगा, लेकिन उस पतले फिल्म के इस साइड और उस साइड दो सरफेस होंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि जो फिल्म होता है वो हम लोग के रिस्पेक्ट में बड़ा पतला होता है, जो फिल्म बनता है या फिर जो बबल सॉफ्ट बबल होता है उसका सरफेस बड़ा पतला होता है, लेकिन एटॉमिक लेवल बात करिए, एटॉमिक लेवल पे जो वो फिल्म होगा ना उसके अंदर जो है कम से कम नहीं तो लाखों करोड़ों एटम होंगे। जैसे ये फिल्म है तो इधर के डिस्ट्रीब्यूशन में लाखों करोड़ों एटम होंगे, वो पूरा लाखों करोड़ों एटम जो है फिल्म जो ये हम लोग के रिस्पेक्ट में इतना पतला दिख रहा है, अगर हम लोग एटम के बराबर होते, हम लोग उसके अंदर जाते तो देखते कि लाखों करोड़ों एटम इधर हैं, अब वो पूरा एक फिल्म बना है। अगर एटॉमिक लेवल बात करें तो ये समझ पाएंगे नहीं, जैसे हम लोग के रिस्पेक्ट में पतला फिल्म दिख रहा है ये, लेकिन जब हम लोग एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे, जैसे हम लोग का साइज अगर एटम के साइज के बराबर हो गया तो ये जो पतला फिल्म है पतला फिल्म नहीं रह जाएगा, लाखों करोड़ों एटम इस तरफ होंगे और वो पूरा लाखों करोड़ों एटम ऐसे इस तरह फिल्म बनाते देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब लाखों करोड़ों एटम जो है इधर फिल्म बनाते देखेंगे तो इधर भी एक परत होगा उसका, एक इधर ही परत होगा, तो इससे इधर वाला भी जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल होगा जो इसके टच में आएगा वो भी कांटेक्ट में होगा, इधर वाला भी इसके लास्ट वाले इधर से कांटेक्ट में होगा, और ये वाला भी अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये वाला भी अपनी तरफ खींच रहा होगा ऊपर इसको। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? देखिए, जो इमेजिनरी लाइन लिए थे तो यहाँ पर लाइन के जगह इमेजिनरी जो लाइन लिए थे उसके जगह ये आ गया, रॉड मूवेबल रॉड आ गया, ठीक है ना। तो अब वायर जो है इस इमेजिनरी की जगह आ गया, तो अब यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन किसका प्रॉपर्टी होता है? लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि कल लिखवा चुके हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड होगा तो वो जो है इसके कांटेक्ट में आएगा, तो इसके इस साइड से भी फोर्स लगाएगा, कितना वैल्यू से लगाएगा? जो इसका लेंथ होगा, इसका मान लेते हैं सरफेस टेंशन T है, तो यहाँ पर एक इस साइड से भी फोर्स लगेगा और एक उस साइड से भी फोर्स लगेगा। दोनों जो है अगर F1 और F2 है तो F1 भी उस साइड वाला या इस साइड का कोई T into L हो जाएगा और F2 भी जो है वो T into L हो जाएगा। ये है इसको लिख सकते हैं,
जो लेंथ है वो इनर साइड से है, इनर साइड से, और ये जो लेंथ है ये आउटर साइड से है, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है नेट फोर्स अपवर्ड कितना आ गया, नेट फोर्स अपवर्ड वो आ गया F1 प्लस F2 मतलब 2TL। अब रॉड का एफबीडी अगर हम लोग बनाए, मूवेबल वायर का एफबीडी बनाए, बहुत हल्का ही वायर होगा, थोड़ा भी भारी पड़ा तो वो फिल्म जो सॉफ्ट फिल्म बना है उसको वो नहीं जो है मेंटेन कर पाएगा, वो फिर गिर जाएगा। एकदम हल्का होगा तभी ये जो है जब एफबीडी बनाएंगे इसका, तो जो 2TL आया है इधर और जो mg नीचे आया है वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो चाहे तो यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम 2TL इज इक्वल टू mg। इसका यूज हम लोग करते हैं सरफेस टेंशन को काउंट करने, मतलब सरफेस टेंशन का वैल्यू निकालने में। कोई मूवेबल वायर जो हल्का होगा, अगर इसका वेट हम बाहर वेट मेजर कर लेते हैं तो यहाँ पर रख देंगे, बाकी ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है, हमें वो फिक्स वैल्यू याद होगा, इनटू जो L होगा, जो T होगा, नहीं T नहीं, वही तो याद नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करना चाह रहे हैं। लेंथ पता होगा, ये तो काउंट कर लेंगे, तो ये हमें एक्सपेरिमेंटली वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। अगर पता करना चाहते हैं तो इससे पता हो सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं, हम प्रैक्टिकली और अच्छे समझा सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन है कहीं भी, क्योंकि अगर कंफ्यूजन रहेगा तो आगे क्वेश्चन अटकने लगेगा, इसलिए कोई कंफ्यूजन है तो उसको पूछ लीजिए। सोचते हुए पहले नोट करिए, फिर पूछ लीजिए।
हो गया सर 2 लेयर क्यों बनाया? सरफेस एरिया कम करना चाहिए, 1 लेयर बनाना चाहिए। बात है कि हम लोग अपने रिस्पेक्ट में अपने नज़र से देख रहे हैं, हम एटम की नज़र से नहीं देख रहे हैं। चाहे जितना भी पतला लेयर बनाए, इस साइड और इस साइड के बीच में कई सारे लाखों एटम पड़ जाएंगे। एटॉमिक लेवल बात करिए ना। अब एक एक एटम अगर एक एक एटम का परत बना तो फिर वो एक एक एटम का परत तब इस पार से उस पार हम लोग देख सकते हैं, उस परत के इस पार उस पार, और उसमें होगा क्या, वो एयर जैसा हो जाएगा। एक एक एटम का अगर परत बन जाए, पहली बात कि स्टेबल ही नहीं होगा, बहुत ही कम फोर्स होता है ना एटम वो, तो ये करोड़ों अरबों एटम इधर, करोड़ों अरबों एटम वो मिलकर के जब खींचते तो नहीं टूटता है। एक सिंगल एटम को खींचना तोड़ना तो बहुत ही आसान है, बहुत कम फोर्स लगता है 2 एटम के बीच। हम बताइए कुछ पूछना चाह रहे थे, हो गया? चलो ठीक है। वाटर का अगर वो इम्प्योरिटी उसमें नहीं मिला हुआ है तो वाटर का एक नॉलेज के तौर पर, ये याद नहीं करना है लेकिन नॉलेज के तौर पर याद रख रहिएगा, इसका करीब करीब 6 या 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर होता है, नॉलेज के तौर पर। इसी से हम प्रैक्टिकली हम लोग इसको देख भी सकते हैं। जैसे सरफेस टेंशन वाटर का नॉलेज के लिए रख लीजिए अपने पास, लगभग एवरेज 6.5 या 6 × 10⁻²। एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे इसमें, क्लियर ना, करीब करीब यही पड़ेगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है। अब जैसे अगर हम 100 मीटर का वायर ले लें, वायर 100 मीटर ले लें और उसको थिन फिल्म इसके ऊपर लगा दें, फिर कितने वेट को सह सकता है? 100 मीटर वायर और समझ रहा है बहुत ज़्यादा होगा। 100 मीटर मतलब यहाँ से जो हम लोग का सेकेंड सेंटर है लगभग वहाँ तक, ठीक इतना बड़ा अगर वायर ले लिया, थिन फिल्म लगा दिया तो कितना वेट सह सकता है वो? तो बोलेंगे 6 न्यूटन। क्या हुआ? 2 लेयर बने। हाँ 2 लेयर तो कितना हो जाएगा? 12। तो 1.2 kg, मतलब 1.2 kg जो है वो क्या कर सकता है? नहीं 2 लेयर बनेगा उसमें, ठीक है, मतलब पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें तब ठीक है। 2 अब जैसे वायर से ही तो उसको थिन फिल्म लगाएंगे तो 2 बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा 2, मतलब 1.2 kg, मतलब इतना जो है हम लोग उस वायर के ऊपर थिन जो फिल्म होगा उसके सहारे 1.2 kg को हम लोग क्या कर सकते हैं? हैंग करा सकते हैं। और प्रैक्टिकल मतलब ये, अब 1.2 kg बहुत हल्का मास नहीं होता है, उतना अगर सर पे गिरे तो सर फूट भी सकता है, उसको जो है उसको हल्के में नहीं लेना है ना 1.2 kg को, तो वो इतना ज़्यादा होता है कि उसको भी ये 100 मीटर का होगा तो उठा सकता है, ये वैल्यू उसका है। तो इसको इग्नोर नहीं किया जाता अगर साइंस के लेवल बात किया तो, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोग नॉलेज के तौर पर, ठीक। सरफेस टेंशन जो है वो केवल लिक्विड के ही नेचर पर डिपेंड नहीं करता, 2-3 और फैक्टर हैं, तो वो भी हमारे लिए नॉलेज के लिए रखना चाहिए। पहला, टेम्परेचर बढ़ने पर घट जाता है, ये भी लिख लीजिए, है तो लिक्विड का प्रॉपर्टी लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर वो घट जाता है सरफेस टेंशन। With increasing temperature, surface tension will also नहीं क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। और देखिए इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तब भी चेंजिंग आ जाता है। जैसे समुद्र जो है उसमें NaCl ज्यादा होता है, कुछ तो समुद्र ऐसे हैं जिसमें NaCl इतना ज्यादा होता है कि हम लोग केवल उस पर अगर हम लोग लेट जाए तो तैरते रहेंगे, मतलब इतना ज्यादा उसका डेंसिटी हो जाता है।
तो सरफेस टेंशन इस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम शुगर मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, नेस्गेल मिलाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। इम्प्योरिटी में ये दो ऐसे हैं, या इस टाइप के जो भी सॉल्युबल होंगे। फेमस तो नमक और चीनी है, इसलिए इसको बेसिकली लिख लेते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो लिख लीजिए, when we add sugar, चीनी या नमक, we add चीनी या नमक, then surface tension will increase। और वही चीनी या नमक में मिला करके अगर वाटर में डिटर्जेंट मिला दें तो डिटर्जेंट मिलाने पर वो घट जाएगा, सरफेस टेंशन घट जाएगा। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर will decrease after adding the detergent। After adding the detergent, क्वेश्चन है मेटेलिक वायर फ्रेम are placed at surface of liquid of surface tension T। Then find force required in upward to pull out from surface of liquid। स्क्वायर प्लेट पहला है।
चारों का आंसर। वेट को अगर कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, अगर वेट को निगलेक्ट करेंगे तो क्या होगा। फिलहाल अभी आप वेट को निगलेक्ट करके चलिएगा। पहले का आंसर बताइए, पहले का। सर इसमें इनर साइड भी सेम लेंगे। किसमें? हाँ हाँ हाँ, पतला सा है, ये थिकनेस पतला है। ये प्रैक्टिकली कैसा टॉप व्यू है, ये सरफेस का, लिक्विड सरफेस का टॉप व्यू है। मतलब हम ऐसे देख रहे हैं तो सब रखे पड़े हैं सब लिक्विड के ऊपर। ऐसे निकाला जाए। हाँ ऐसे निकाला जाएगा, वर्टिकली निकाला जाएगा उसको। हो गया होगा जो सोचना होगा, मैंने तुम्हें सिखा रहा था यहाँ पर। स्क्वायर प्लेट का देखिए, फॉर स्क्वायर प्लेट when weight is not considered, जब वेट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा, कितने फोर्स से उसको हम उठा सकते हैं। अच्छा, उठाने बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मार्क करके ऐसे उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा बताइए, वेट को कंसीडर नहीं कर रहा है, नहीं तो वो भी लग जाएगा। तो ये प्लेट ऐसे है, तो नीचे mg तो नहीं लगेगा ना, कितने साइड हैं जो सरफेस टेंशन से मतलब सरफेस से अटैच होंगे, लिक्विड सरफेस से अटैच होंगे, कितने साइड है, 4 साइड। देखिए ये सभी के सभी अटैच होंगे इसके जस्ट नीचे वाले लिक्विड से, और वो जो जस्ट नीचे इसके लिक्विड है वो अपने अपनी तरफ खींच रहा होगा ऐसे। सब के सब जो है लिक्विड इस प्लेट के साइड को खींच रहे होंगे, और हमें फोर्स लगाना है ऊपर, यही हमें फाइंड करना है। तो देख कितना फोर्स से नीचे खींचा जा रहा होगा लिक्विड की वजह से, तो केवल साइड से खींच पाएगा। कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू टी इंटू एल, यही होता है फार्मूला। तो एफ इक्वल टू टी दिया हुआ है, एल कितना होगा 4a, तो 4ta, यही आंसर है। अच्छा, वेट को भी कंसीडर करेंगे तो दूसरा, when weight is taken, when weight is taken, और उसको ले लेते हैं कि वो होगा वेट इसका नीचे W, और बाकी तो लगेंगे ही सब। तो इसका आंसर हो जाएगा F, कितने फोर्स से खींच सकते हैं 4ta, प्लस उसका वेट को भी अब ओवरकम करना पड़ेगा, तो वेट भी जुड़ जाएगा उसको। फिर उसके पूरे सरफेस पे नहीं लगेगा वाटर, तो उसके कांटेक्ट में होगा ना पूरे सरफेस पे। हाँ हाँ, वो नहीं लगेगा, नहीं किनारे किनारे से लगेगा ना, जब वहीं पर वो जो है उसको लास्ट वाले पॉइंट पे खींच पाएगा, बाकी तो नीचे जो उसके अंदर जाएंगे वो तो नेट फोर्स 0 अपना इफेक्ट दिखा देगा। सबका लिख डालिए इसी तरीके से।
तो वेट नहीं दिए हुए हैं, एग्जाम में पूछेगा तो वेट देना पड़ेगा उनको। हो गया। अब हम वेट को कंसीडर नहीं करते हैं, तो सबका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर फ्रेम का, मतलब जो स्क्वायर फ्रेम का क्या होगा, स्क्वायर फ्रेम का हो जाएगा F इजिकल टू 3 इंटू 2 इंटू 4a, जहां पे ये इनर प्लस आउटर साइड, जब दोनों कंसीडर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, अंदर का भी साइड और बाहर का भी साइड। नेक्स्ट क्या मिला, रिंग के केस में हो जाएगा F इक्वल टू, बताइए T इंटू, रिंग में भी देखिए इनर सरफेस आ गया आउटर सरफेस आ गया, तो क्या हो जाएगा वो 2 इंटू 2 पाई आर ए, फिर यहां बोलेंगे इनर आउटर, हो गया। नेक्स्ट और डिस्क का नोट कर लीजिए, डिस्क का हो जाएगा F इक्वल टू T इंटू 2 पाई आर, नोट कर लीजिए 2 पाई ए, नोट कर लीजिए इसको। कल बताया था आप लोग को, जो लिक्विड का सरफेस होता है वो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है, और उसको फील करने के लिए बताए थे कि कौन सा ऐसा मटेरियल लेकर के फील कर सकते हैं। तो जैसे रबड़ का प्लेट हो गया, तो उससे हम जो है इसको फील कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि जो रबड़ से बना हुआ पतला सा प्लेट इस तरीके से है, तो अगर वो रिलैक्स फॉर्म में हो, मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा हो जिससे वो स्ट्रेस्ड हो, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी कब सबसे मिनिमम में आएगा, जब जैसे जो वायर है, प्लेट है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, रबड़ से, पतले रबड़ के फॉर्म में है, तो उसको खींचेंगे इस तरीके से तो स्ट्रेच होगा। तो जब स्ट्रेच होगा, अच्छा छोड़ देंगे तो फिर वापस आ जाएगा अपने उसी पोजीशन पर, मतलब इस फ्रेम का है ना, तो खींचेंगे तो स्ट्रेच होगा।
और जब स्ट्रेच होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। बिल्कुल इसको स्प्रिंग जैसा दिमाग में बैठाइए कि स्प्रिंग को भी खींचते थे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता था, छोड़ते थे तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जाता था। तो नॉर्मल में आता था नेचुरल लेंथ पर, तो उसका पोटेंशियल सबसे मिनिमम होता था, जिसको एक रेफरेंस के तौर पर जीरो मान लेते थे। रेफरेंस के तौर पर क्या मान लेते थे कि जीरो होगा, तो उसके स्टूडेंट बाकी। तो रबड़ के भी प्लेट को खींचेंगे तो स्ट्रेच होगा तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा, और जब छोड़ेंगे तो फिर रिलैक्स मोड में आ जाएगा, फिर उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ये भी तो वही है, जो लिक्विड सरफेस होता है वो भी तो बिहेव्स लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, मतलब बिल्कुल वही बिहेव ही करता है वो। तो इसका मतलब कि इसके अंदर भी खिंचाव आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक, इसके अंदर भी खिंचाव आता है किसी कारणवश, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अच्छा, स्प्रिंग जैसा ही नेचर है, तो स्प्रिंग में हम कैसे, जैसे स्प्रिंग के ऊपर जितना हम वर्क करते हैं, जब हम खींचेंगे तो वर्क नहीं करेंगे। ये फिंगर इस कोने को पकड़ा स्प्रिंग के, ये फिंगर इस कोने को पकड़ा, तो जिधर हम फोर्स लगाए उधर वो चला, इसको भी जिधर हम फोर्स लगाए उधर चला, तो हमारे द्वारा पॉजिटिव वर्क हुआ, दोनों पर हमारे द्वारा पॉजिटिव वर्क हुआ। जो वर्क हम पॉजिटिव किए वो कहाँ गया, स्प्रिंग के अंदर हाफ kx स्क्वायर के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक, तो वहां पे जो फोर्स लग रहा था F इक्वल टू kx, x जो होता है वो उसके लेंथ, नेचुरल लेंथ से जितना उसका लेंथ बढ़ा, नेचुरल लेंथ से जितना उसका लेंथ बढ़ा वो x होता है। तो जैसे से खींचते जा रहे थे x बढ़ता जा रहा था, और जब x बढ़ता जा रहा था तो फोर्स डिफरेंट होता जा रहा था, फोर्स जो है वेरिएबल होता जा रहा था, क्योंकि फोर्स होता है स्प्रिंग का kx, तो k तो कांस्टेंट होता है लेकिन x वेरिएबल होता था, इसलिए वहां पे इंटीग्रेशन से वर्डन आता था। लेकिन यहां पर जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन तो फिक्स होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, और जो लेंथ होता है वो गिवन वायर के लिए वो भी फिक्स हो जाएगा अगर बात करें तो, या जितने उस फ्रेम के जितने लेंथ को खींच रहे हैं वो लेंथ भी तो फिक्स ही है। तो F इक्वल टू TL होता है। F इक्वल टू क्या होता है, TL। T क्या होता है, सरफेस टेंशन। L क्या होता है, उसके जितने लेंथ में हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो लेंथ भी फिक्स हो गया, और जो फोर्स था, सरफेस टेंशन था, वो भी फिक्स था, तो इसमें फोर्स भी फिक्स हो गया। फिक्स मतलब क्या, कांस्टेंट, मतलब फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट। तो स्प्रिंग के केस में क्या था कि हम इंटीग्रेशन से लाते थे, हाफ kx स्क्वायर आता था वर्डन, प्लस हाफ kx स्क्वायर जो वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वही प्लस हाफ kx स्क्वायर उसके अंदर स्टोर हो गया था। लेकिन यहां पर जो वर्डन होगा वो इंटीग्रेशन से नहीं आएगा, क्योंकि जो यहां पर फोर्स लग रहा है वो T इंटू L लग रहा है, तो ना T बदल रहा है ना गिवन लेंथ के लिए L बदल रहा है। तो फोर्स कांस्टेंट, तो डायरेक्ट हम वर्डन का एक फार्मूला लिख देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, मतलब यहां पर फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से सिंपली हम वर्क कर सकते हैं, और जो हम वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से करेंगे वही उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसके अंदर, सरफेस पर वो एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस पर लगता है। लिक्विड के अंदर जाएंगे तो सरफेस टेंशन नहीं लगता, सरफेस टेंशन सिर्फ कहां लगता है, सरफेस पर लगता है। तो जो वर्क भी होगा वो सरफेस पर ही होगा, उसके अंदर जाकर वर्क नहीं होगा, उसके अंदर तो फोर्स ही नहीं, तो वर्क कहां से होगा। जब उसके सरफेस पर वर्क होगा तो उसके सरफेस पर एनर्जी बढ़ेगा। तो जो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है कौन से फार्मूले से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। कोई इंटीग्रेशन नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो वर्क करेंगे हम मतलब एक्सटर्नल एजेंट, वो उसके में स्टोर हो जाएगा। क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्टोर हो गया। लेकिन ये जो स्टोरेज एनर्जी है वो
कहां पर रहेगा, उसके सरफेस पर रहेगा, इसलिए ये एनर्जी सरफेस पर है, इसलिए उसको नाम देते हैं सरफेस एनर्जी। क्या नाम देते हैं, सरफेस एनर्जी। नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो एनर्जी कहां पर स्टोर हो रहा है, उसके सरफेस पर हो रहा है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पहले हेडिंग दीजिए सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी या एक और नाम पड़ सकता है वर्डन in increasing surface area of liquid। ये हेडिंग रहेगा, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान सुनिए, अब जैसे ये जो है रबड़ का एरिया हो गया, अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको जमा बढ़िए स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग को खींचते थे तो पोटेंशियल बढ़ता था एक नॉर्मल स्टेट से, जब उसको ऐसे कंप्रेस करते थे तो पोटेंशियल क्या करता था, तब भी बढ़ता था। तो कंप्रेस करने और एलोंगेट करने दोनों पे बढ़ता ही है। उसी तरीके से अगर ये रबड़ का पूरा फ्रेम है पूरा, इसको हम खींचेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। इसको कंप्रेस करेंगे तब पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। भाई इतना सोच क्यों रहे हैं, इतना सोचना क्या हमेशा सोचना होता है क्या। इसको कंप्रेस करेंगे तभी पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। स्ट्रेस करेंगे तब भी बढ़ेगा। सब बोला, सचिन नहीं बोलना है। कंप्रेस करने पर कैसे, क्योंकि प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल से रिलेट कर रहे हैं, हम तो देख भी नहीं रहे हैं, तभी हमको लग रहा है कि नहीं बेचैनी अंदर होगा। भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब वो नॉर्मल स्टेज में होगा तो कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो इसका प्रॉपर्टी है वो कहाँ से कंप्रेस हो पाएगा, और तो खुश हो जाएगा, अच्छा हुआ कि हमारा एरिया कम हो गया। लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू डिक्रीज इट्स एरिया। इसका खुद का अपना जो ट्राई है, इसका खुद का जो अपना प्रयास है, वो तो चाहता ही है कि हमारा एरिया कम हो। अब वही तो कर रहे हैं जो वो चाह रहा है। जो इंसान चाहे कोई दूसरा उसके लिए करे तो खुश होता है। खुश होने मतलब क्या, पोटेंशियल घटता है। अरे पोटेंशियल बेचैनी कब बढ़ता है, जब हम जो चाहें उसके अपोजिट कोई काम हो, तब टेंशन आता है, तो पोटेंशियल हाई होता है। मतलब पोटेंशियल हाई का डेफिनेशन दिया गया कि अस्थिरता, अनस्टेबल, मतलब इंसान स्टेबल नहीं है क्योंकि दुखी अंदर से परेशान है। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं पोटेंशियल को, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है, तो ये तो चाह ही रहा था कि लिक्विड है ना, हम लिक्विड का ही फेस पढ़ा रहे हैं ना। या रबड़ का भी अगर प्लेट होगा तो स्वाभाविक बात है, इसको ऐसे अगर हम इधर इधर फोर्स लगा के तो लूज हो जाएगा वो प्लेट, जो रबड़ प्लेट है, तो खुद ही रिलैक्स मोड में और आ गया अच्छे से, ठीक ना। क्या कोई टेंशन है? अब बिल्कुल आप उसको रिलेट कर लिए स्प्रिंग से। अरे भाई स्प्रिंग से रिलेट किए थे हम, सही है, क्योंकि स्ट्रेच वाला उससे रिलेट हो जा रहा था, तो स्ट्रेच वाला एग्जांपल लगे बता दिया, लेकिन रिलेट नहीं हो पा रहा है कंप्रेस करने वाला। प्रैक्टिकली कुछ और है, कुछ और है। जब रबड़ नहीं होता है तो रबड़ को ऐसे खींचिए तो खींचा जाता है, वो स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है। रबड़ कंप्रेस करिए तो लूज हो जाता है, रबड़ लूज हो जाता है, तो वो कहाँ से केस आ पाएगा स्प्रिंग का। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इतना तो अब कैच करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कि इसको इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा, मतलब बेचैनी होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। समझना इसको,
और ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली अपना क्या करेगा, एरिया कम करना चाहेगा। हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकली अरेंजमेंट ऐसा, ये वायर फ्रेम है, फिक्स है, ये वायर फ्रेम फिक्स है, ये वायर जो है वो उसके ऊपर मूव कर सकता है, कैन मूव। अब क्या किया, इसको एक थीन फिल्म लगा दिया, ठीक है ना, ये थीन फिल्म जो है उसके ऊपर लग गया। तो अब जो है ये चारों तरफ से, चारों तरफ बोल रहा है, दोनों तरफ से, इस पार्ट से उस पार्ट से भी फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा ये पता कर सकते हैं आप। अगर लेंथ L है, लेंथ L है तो कितना फोर्स लगेगा, और सरफेस टेंशन इसका T है तो 2TL हो जाएगा इनवर्ट। और हम क्या किए, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ठीक है, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है। अब देखिए जब इसको, इसका अपना नेचर है, ये जो फिल्म बना है थीन फिल्म सॉप का, इसका अपना नेचर है कि हम अगर यहां से फोर्स ना लगाए तो इस वायर को ऑटोमेटिकली मूव कराता जाएगा अपनी तरफ, खींचता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, करते करते ये मूव करते करते जितना इसका हो सकेगा उतना इस एरिया को अपने कैपेसिटी के हिसाब से कम करता जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे तो। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, किसी गिवन स्टेट से इसको फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, जब हम फोर्स लगाए तो जिस वायर पे फोर्स लगा है वो चला, मान लेते हैं वो चला कितना, x, चला कितना x, मतलब अब जो है, हाँ प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं कि हम सर इतना इसको खींच दें कि ये फिल्म ही टूट जाए, इतना हम आगे तक खींच दें फिल्म, तो वहां तक नहीं जाना आपको है, हर चीज का लिमिट होता है, तो हमको लिमिट में ही पढ़ना है ना भाई। बबल बना है तो बबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बबल को फोड़ना क्यों भाई, बबल फूटा वो एक केस, वो बना रहा तो दूसरा केस, बना रहा तो उसके बारे में पढ़ रहा है, जब वो फूटा ब्रेक हुआ तो नहीं पढ़ रहा है, ठीक। तो वही बात यहाँ भी है कि हम उतना ही खींच रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ बच्चे सोचेंगे तो ये सब बचा ही नहीं हो तो हाँ, तो ये टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये चाहता है अपने एरिया को क्या करना, कम करना। हम कर क्या रहे हैं, उसके विपरीत काम कर रहे हैं, मतलब ये अनस्टेबल की तरफ जाएगा। और जितना हम वर्क करेंगे, कितना वर्क हम करेंगे, फोर्स इनटू, अच्छा हम इस तरीके से वर्क करेंगे, वायर स्लोली, ये कंडीशन है भाई। धीरे धीरे उसको फोर्स हम लगाएंगे कि इसके पास कोई एक्सेलरेशन ना आए, नहीं वेलोसिटी आ जाएगा, और जब एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, वो चल देगा जब वेलोसिटी आएगा चल देगा तो रोकना भी पड़ेगा हमें, इसलिए आराम आराम से धीरे 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 धीरे, और ये धीरे धीरे इसका एरिया बढ़ता जाएगा। तो मूवेबल वायर इज मूव्ड स्लोली, सो F एक्सटर्नल लगभग बराबर होगा FT के बराबर होगा लगभग, ठीक है। अच्छा, जब दोनों लगभग बराबर हैं तो अच्छा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव नेगेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, देखिए हम लगाए फोर्स इधर, चला इधर, दोनों साइड डायरेक्शन सेम, तो 0 डिग्री बना तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो जितना हम पॉजिटिव वर्क किए वो गया कहाँ, हम जितना वर्क किए वो गया कहाँ, इसके अंदर सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। वो ऐसा नहीं है जब यहाँ पर लाकर के छोड़ देंगे ना तो इसका अपना मर्जी है, वो क्या करना चाहेगा, तुरंत सरफेस एरिया घटा करके अपने आप को फिर स्टेबल होना चाहेगा, ऑटोमेटिकली फिर जाएगा वापस, ठीक है। लेकिन अभी स्ट्रेस्ड फॉर्म में उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन
वर्ड में एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा पहले बताइए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है? हाँ, अब देखिए लगभग ये बराबर होगा किसके? 2TL के, ठीक है ना? ये जो बराबर F एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? 2TL के। ये किसका वैल्यू है? ये किसका वैल्यू है? सरफेस टेंशन जो लिक्विड फिल्म के द्वारा लग रहा है। इसके बराबर क्यों कर दिए? क्योंकि स्लोली मूव करा रहा है, स्लोली मूव करा रहा है, इसलिए बराबर लगभग बराबर कर दिए। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2TL इंटू एक्स, पॉजिटिव में। जितना हम वर्क करेंगे उतना देखिए वो अपोजिट वर्क करेगा, जितना हम वर्क करेंगे उसका अपोजिट वो भी वर्क करेगा। कौन? सरफेस टेंशन के द्वारा जो फोर्स आ रहा है, इसके द्वारा क्या होगा? उतना ही क्या होगा? वर्क होगा। तो नेट बर्डन वायर पर क्या हो गया? नेट बर्डन वायर पर 0। और जब नेट बर्डन 0 हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। नेट बर्डन ऑन वायर, वर्क डन तो इसलिए ना डायरेक्ट जोड़ेंगे दोनों को ना, 2 2 4। देखिए इस वायर पर इधर जो फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, तो ये बर्डन क्या किया? पॉजिटिव। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, ये फोर्स किधर लग रहा है? इधर, तो नेगेटिव बर्डन। अगर एक पॉजिटिव बर्डन एक नेगेटिव बर्डन, तो वायर पर नेट फोर्स 0 हो गया। कैसे पता? वायर पर नेट बर्डन 0 हो गया। क्यों? क्योंकि जितना एक्सटर्नल और पॉजिटिव किया उतना ये जो इंटरनल वाला था वो नेगेटिव बर्डन किया। अच्छा, नेट बर्डन 0, तो नेट बर्डन होता तो क्या ला देता? काइनेटिक एनर्जी ला देता। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पा रहे तक आते थे, मतलब अभी भी रुका रहेगा, ठीक है? अच्छा, इसको देखिए ध्यान से, बताइए वाटर में एक्सटर्नल एजेंट यही स्टोर हो जाएगा। वर्क इज stored in form of पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एट सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या बनकर आ गया बताइए? सरफेस एनर्जी इक्वल टू बनकर आ गया, देखिए इसको ध्यान से, T इंटू 2 इंटू L इंटू एक्स। T इंटू 2 इंटू LX क्या है? LX क्या है? देखिए LX क्या इस रेक्टेंगुलर साइज का एरिया है क्या? अच्छा, तो ये भी लिख सकते हैं क्या कि किसी एक साइड का बढ़ा हुआ एरिया, जैसे अब फाइनल एरिया ये हो गया, इनिशियल एरिया ये था, तो फाइनल में से जब इनिशियल घटाएंगे तो क्या इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा क्या? ये जो वैल्यू है ना LX ये इंक्रीजिंग एरिया है, ये इंक्रीजिंग एरिया है। जितना एरिया बढ़ा मतलब ये क्या है? एक साइड से, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड से, तो टोटल चेंज इन एरिया है ये पूरा। ये क्या है? सरफेस टेंशन। तो इनटू इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल चेंज इन एरिया लिख सकते हैं, इफेक्टिव चेंज इन एरिया, या वही टोटल चेंज इन एरिया, जो भी लिख रहे हैं आप, मतलब T डेल्टा है। ये हो गया सरफेस एनर्जी। ये आपको बक्से के अंदर बंद करना है, कहानी इसी से शुरू होगा हम लोग का यार।
कोई दिक्कत? सर वर्कडन जो है वो फोर्स ले रहे हैं QTL अंदर वाला और डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो नहीं अंदर वाला नहीं ले रहे हैं इसमें फोर्स, अंदर वाला फोर्स बाहर के बराबर है, हम ले रहे हैं यहीं, ये इसके बराबर है, इसी का वैल्यू 2TL है। क्यों है? क्योंकि स्लोली मूव कर रहा है, और स्लोली मूव करेगा तो ये वैल्यू इसके बराबर ही हो जाएगा। सर एक और वहां पे लगभग बराबर करने का क्या मतलब? लगभग, क्योंकि डायरेक्ट बराबर नहीं कर सकते, चलेगा ही नहीं ना। अगर हम दोनों एग्जैक्ट बराबर कर दिए तो ये चलेगा नहीं, चुपचाप वही पड़ा रहेगा जिंदगी भर। इसे थोड़ा सा क्यों ज्यादा रखते हैं, ठीक है ना? हाँ बोले, बोलते रहिए, पूछते रहिए जो करते हैं। हाँ एक्सटर्नल फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा इंटरनल फोर्स तो वही बोलेगा स्पीड पकड़ लेगा, वो स्पीड पकड़ लेगा। जैसे एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो गया इंटरनल फोर्स से तो नेट फोर्स आ गया, नेट एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आएगा, चल देगा तो रोकना भी पड़ेगा। तेरा लड़का क्यों रहा है, एक बार चलाना फिर रोकना, मतलब एक बार रुलाना फिर उसे बचाना। क्या हुआ? रोकने के लिए कौन सी फोर्स अप्लाई होगा? रिटार्डिंग फोर्स जो हम इधर लगा रहे थे इधर लगाना पड़ जाएगा। तो रिटार्डिंग फोर्स भी क्लियर है, बट कौन मतलब एक्सटर्नल के साइड से डायरेक्शन लगेगा या फिर इंटरनल के साइड से, मतलब क्या कैसे होगा? कब कब? इस समय, इस समय, उस समय, उस समय क्या मतलब उसी समय वो एडजस्ट करेगा ना। पहले तो वो रुलाया, पहले वो खुद ही रुलाया, बाद में खुद ही वो मनाएगा। मतलब वही ना होगा, पहले खुद ही रुलाया फिर खुद खुश करेगा वही। इससे बड़ा शानदार है, क्यों किसी इंसान को रुलाना आसान है? जैसे हमको अगर रुलाएगा वो पानी से मम्मी आएगी। ये किस है? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, लेकिन ये टोटल चेंज इन एरिया है इस साइड का उस साइड का सब मिला करके। इधर नहीं बता ना? अच्छा क्या लिखा था ये? मूवेबल वायर स्लोली, ये कंडीशन पे ही तो ये बराबर हुआ था। मूवेबल वायर इज मूव्ड स्लोली। कौन इसके अब कौन बोल रहा है भाई? हेडिंग तक से भी ले शुरू हुआ। तो फास्ट नोट करिए जल्दी जल्दी। दो घंटे भी अच्छा 1.5 घंटे, वो 1.25 घंटे तक। ठीक आज ही तो हम लोग पकड़ाए हैं जो है, इसके पहले तो अगला क्लास अगला क्लास अगला क्लास